दिल्ली शराब घोटाला। जब सत्ता का भूख सर चढ़ जाता है तो शुरू होता है पैसे इकट्ठे करने की चाहत, और इसी चाहत को पूरा करने के लिए ऐसे घोटालों की नींव रखी जाती है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की। इसके तहत पूरे दिल्ली में 32 जोन बनाए गए और हर एक जोन में 27 दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई। तो 32 जोन मिला के कुल 849 दुकानें खुलनी थी। जहां पुरानी नीति में 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट थी, वहीं इस नई नीति के लागू होने के बाद 100% दुकानें प्राइवेट कर दी गई। सरकार ने तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। जहां पहले L1 लाइसेंस के लिए ठेकेदारों को 25 लाख देने पड़ते थे, वहीं दिल्ली सरकार ने लाइसेंस फी कई गुना बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बड़े शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। देखिए, शराब बिक्री के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। सरकार ने कई तरह के कैटेगरी बनाई और अलग अलग कैटेगरी के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया। जहां जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदारों को 25 लाख देने पड़ते थे, वहीं अब उसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर लाइसेंस शुल्क बढ़ा दी, जिससे छोटे कारोबारियों की दुकानें बंद हो गई और केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। इसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेता और कई अफसर शराब माफियाओं से मोटी रकम घूस के तौर पर ली। आरोप लगाया गया कि खुदरा बिक्री में सरकारी राजस्व में भारी कमी हुई है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, एक शराब की बोतल जो पहले 600 में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी का लगभग 38 रुपए का लाभ होता था। वहीं सरकार को लगभग 253 रुपए उत्पाद कर और 120 रुपए वैट के रूप में मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को कुल 373 रुपए का फायदा होता था। लेकिन दावा है कि नई शराब नीति में एक शराब की बोतल 600 से बढ़कर 634 रुपए हो गई। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया। जहां रिटेल कारोबारी को एक बोतल पर 38 रुपए फायदा हो रहा था, वहीं अब बढ़कर 411 रुपए हो गया। वहीं जहां सरकार को एक बोतल पर 373 रुपए का फायदा होता था, अब घटकर मात्र 4 रुपए ही रह गए। जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिमोट रिपोर्ट LG वीके सक्सेना को सौंपी, जिसमें सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाया गया कि शराब लाइसेंस को लेकर बड़े बिजनेसमैन को अनुचित फायदा पहुंचाया गया है और मोटा कमीशन लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगाया कि बिना LG के परमिशन के ये नई नीति लागू की गई है, जो दिल्ली एक्साइज रूल 2010 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 का उल्लंघन है। देखिए, दिल्ली एक फुल फ्लेज स्टेट्स नहीं है। यहाँ पे काफी पावर LG के पास भी होता है। तभी LG ने इसकी जांच के लिए CBI को रिकमेंड किया। फिर CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। CBI ने अपने FIR में नई शराब नीति के कनेक्शन में 15 लोगों का नाम दर्ज किया, जिसमें मनीष सिसोदिया सबसे टॉप पे थे। अगस्त 2022 में सिसोदिया के घर पे रेड किया गया और कई घंटों तक पूछताछ भी की गई, लेकिन सिसोदिया ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे और जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए CBI ने उन्हें कस्टडियल इंट्रोगेशन के लिए अरेस्ट कर लिया। CBI के चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब नीति मामले में 1 अक्टूबर 2022 को सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने जांच एजेंसी को बताया, रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान संजय सिंह के जरिए पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया मुलाकात हुई थी। संजय सिंह के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 82 लाख रुपए मनीष सिसोदिया को दिया गया। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर भी संजय सिंह के साथ केजरीवाल से मुलाकात भी हुई थी। इसी के आधार पर ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के राइट हैंड कहे जाने वाले संजय घर पर रेड मारी
और पूछताछ की, लेकिन वो ईडी को सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए ईडी द्वारा उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पे आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल ही हैं। जांचकर्ता के मुताबिक केजरीवाल कुछ खास व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए शराब व्यवसायियों से रिश्वत भी लिया और आम आदमी पार्टी ने उस रिश्वत से आए करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में भी किया। ईडी के अनुसार केजरीवाल ने आबकारी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की थी और उनसे इस घोटाले के ही आरोपी विजय नायर के साथ काम जारी रखने के लिए कहा था। केजरीवाल ने नायर को अपना लड़का बताया। विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए मांगे थे। साउथ ग्रुप से प्राप्त करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया। ईडी ने आबकारी घोटाले में दक्षिण भारत के कुछ नेताओं और बिजनेसमैन को भी आरोपी बनाया। एजेंसी ने इन्हें साउथ ग्रुप का नाम दिया। ईडी के अनुसार केजरीवाल दिल्ली के विवादित 2021-22 की नीति में सीधे तौर पे शामिल थे। इस नीति को खास तौर से साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले अनुचित लाभ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था और इसके बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए। साउथ ग्रुप के सदस्यों में से एक तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के प्रवक्ता ने बताया कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में अनुचित लाभ पाने के लिए केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने में शामिल थे। इसी मामले में ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए पूरे 9 समन भेजी, लेकिन वो कुछ न कुछ बहाने करके टालते रहे। आखिरकार 9 समन भेजने के बाद ईडी ने उनके आवास से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी और केजरीवाल भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा।